हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग फोकस में रखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स में ये सब टॉपिक होगा इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर सारे जो हमारे एसएससी एग्जाम उनको लेकर चल रहे हैं, पर स्पेसिफिक थोड़ा फोकस रहेगा एसएससी सीजीएल एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स ये हमारी एक एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी। सारी क्लास में हम जितने भी एमसीक्यू उसको कवर करेंगे, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम दूंगा ताकि आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर सको। आपने एक नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है, वर्बली अटेम्प्ट करना है, कमेंट में अटेम्प्ट करना है, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर उसका सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है सुन, शुरू करते हैं इस क्लास को। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। जैसे आपको पता होगा कंट्री के बारे में, इसराइल। आज जहां स्टूडेंट्स इसराइल है ना, हिस्ट्री में वहां पर एक और कंट्री होती थी जिसका नाम था पैलेस्तीन। पर इसराइलीज ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी कंट्री को बड़ा कर लिया और पैलेस्तीनियन लोगों को और पैलेस्तीनियन कंट्री को पूरा खत्म कर दिया। तो दुनिया एक डिमांड करती है कि पैलेस्तीनियन लोगों को भी एक लैंड मिलना चाहिए उनके रहने के लिए। ऐसा नहीं कि इसराइल पूरा ही पैलेस्तीन को खत्म कर दे। दुनिया सपोर्ट करती है पैलेस्तीन को। ठीक है, हर साल एक दिन होता है जिसमें दुनिया अपना सपोर्ट दिखाती है टू दी पैलेस्टीनियन पीपल। वो किस डेट को होता है? कुछ ही टाइम पहले निकला था, 25 नवंबर, 26, 27 और 29। इंडिया इसराइल के साथ तो अच्छे रिलेशन रखता है, पर हम पैलेस्तीनी लोगों को भी पूरा सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, तो असल में दिन होता है 29 नवंबर, 29 नवंबर। ठीक है, तो अगर आप देखो, ये इसराइल है। ऑलमोस्ट आप जितना इसराइल देख रहे हो ना, पहले सारा का सारा पैलेस्तीन होता था। आज पैलेस्तीन कितना बचा है? यहाँ पर और यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ये सारा पैलेस्तीन ही है और ये भी सारा, नहीं नहीं, इसमें भी इसराइलियों ने बीच बीच में घुस के अपने कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए जहां पर सिर्फ इसराइली रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और बहुत कुछ इन्वॉल्व है, रिलीजन भी आ जाता है, क्योंकि पैलेस्तीन ज्यादातर इस्लाम को फॉलो करते थे। इसराइल के जो लोग हैं वो ज्यादातर जुडाइज्म को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीन पीपल 29 नवंबर, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ स्टूडेंट्स बिल्कुल अटेम्प्ट करना। इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। वैसे तो दुनिया में देखो स्लेवरी जो है काफी हद तक खत्म हो चुकी, पर आज भी कुछ कुछ फॉर्म्स में, जैसे जैसे इंडिया में एक वर्ड होता है बंधुआ मजदूरी, कि किसी को जबरदस्ती उससे काम करवाना, ऐसी बहुत फॉर्म्स में स्लेवरी आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो वो कौन सी डेट है जब दुनिया ऑब्जर्व करती है, याद करती है एक दिन को, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी? 1 दिसंबर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? किस डेट को दुनिया में एक ऐसा दिन होता है जब हम स्लेवरी खत्म की जाए? इसके इनिशिएटिव दुनिया भर में चलाते हैं। ठीक है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी होता है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इस दिन को, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को दुनिया भर में खत्म करना, जिसमें एक चाइल्ड स्लेवरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दुनिया में देखा गया काफी जगह। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन एक दो बार पहले जरूर देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसकी प्रेसिडेंसी एक एक महीने के लिए मिलती है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो 15 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर के पास हर महीने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी रहती है। पूछा जा रहा है दिसंबर 2022 जो बस अब खत्म होने वाला है, इस मंथ में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है? चाइना, इंडिया, यूएसए या फ्रांस? कौन सी कंट्री संभाल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को? आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही अटेम्प्ट करोगे। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, इंडिया। तो इंडिया के पास दिसंबर के महीने में इंडिया के पास आ गई थी प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिया के पास असल में है प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसा मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि ये जो प्रेसिडेंसी है एक मंथ के लिए रहती है। ठीक है, एक मंथ के लिए। तो दिसंबर का जो महीना है, इस महीने में इंडिया संभाल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। अब जैसे यूएनएससी में काफी सारी डिस्कशंस होती रहती है, खासकर दुनिया में पीस को मेंटेन करने के ऊपर। तो इंडिया के पास पूरे दिसंबर महीने में ये पावर रही कि हम उन टॉपिक्स को डिसाइड कर सकते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है ना, इनका नाम है असल में रुचिका कंबोज। ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क यूएस में ये वहीं बैठते हैं। ठीक है, इंडिया assumes the presidency of United Nations Security Council for the month of December।
वो कौन से एक्ट्रेस है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, जिनको बीबीसी, बीबीसी होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बीबीसी ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट में शामिल किया है एक इंडियन एक्ट्रेस को। बाकी इंडियंस कौन कौन है उनका भी नाम बताऊंगा। क्या ये इंडियन एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जोनास या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? इनमें से किस बहुत फेमस इंडियन एक्ट्रेस को बीबीसी ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शामिल किया? अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जोनास या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने अब तक अटेम्प्ट कर लिया हो, बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। नाम है इनका प्रियंका चोपड़ा जोनास, ठीक है। तो बीबीसी ने रिलीज किया 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट, 4 इंडियंस का इसमें नाम है प्रियंका चोपड़ा। तो कौन कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनास, ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट सुशीला बंदला और सोशल वर्कर स्नेहा जावले, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है रिसेंटली दुनिया की 100 सबसे बड़ी डिफेंस की जो कंपनीज है उनकी लिस्ट जारी हुई थी। आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिस कंट्री के पास दुनिया की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी है। वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। क्या जापान के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज है, यूएसए के पास, चाइना के पास या रशिया के पास? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे कुछ दुनिया की बहुत बड़ी डिफेंस की कंपनीज के नाम लिखे हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, मैराथन टेक्नोलॉजीज, बीए सिस्टम्स, नॉर्थरोप गनमैन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है डिफेंस की। तो दुनिया की वो कंट्री जहां पर मैक्सिमम डिफेंस का सामान मैन्युफैक्चर होता है, जापान, यूएस, चाइना या फिर रशिया? कोशिश करो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, तो असल में इस कंट्री का नाम है यूएसए। दुनिया में जितना भी डिफेंस का सामान बेचा जाता है उसका ऑलमोस्ट 50%, 50% यूएस कंपनीज बेचती है, ठीक है। इंडियन कंपनीज भी थी, 2 कंपनीज थी जो टॉप 100 में आई, ये थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये 2 कंपनीज थी जो दुनिया के टॉप 100 कंपनीज में शामिल हुई। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज थी वो यूएसए के पास, फिर उसके बाद चाइनीज कंपनी सबसे डिफेंस का सामान बेचती है, फिर यूके, फिर फ्रेंच और फिर उसके बाद 5th पे रशियन कंपनीज, ठीक है। ठीक है, और ये सारी रिपोर्ट बनाई थी सिप्री ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे चलते पूछा जा रहा है हमारी कंट्री से, इंडिया से सबसे ज्यादा जैसे हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, बहुत तरह का गुड, सिर्फ डिफेंस नहीं, बहुत तरह का सामान, और बहुत तरह का सामान हम दुनिया को बेचते भी हैं। तो हमारा मंगवाना होता है इंपोर्ट्स, बेचना होता है एक्सपोर्ट्स। दुनिया में किस कंट्री को इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, मतलब किस कंट्री को सबसे ज्यादा अमाउंट की गुड्स सर्विसेज हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किस कंट्री की तरफ है? यूनाइटेड किंगडम की तरफ, चाइना की तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ या पाकिस्तान की तरफ? वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन प्रोडक्ट्स का बायर है, सबसे ज्यादा सामान हम उसको बेचते हैं? कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन सुनो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स वो कंट्री जिसको इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस, मतलब डिफेंस सॉरी ओवरऑल सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है वो है यूएसए। आप देख सकते हो इंडिया का जो दुनिया भर के साथ ट्रेड होता है उसका एक बहुत अच्छा चार्ट है। सबसे ज्यादा ट्रेड हम यूएसए के साथ करते हैं और सबसे ज्यादा बेचते भी, एक्सपोर्ट भी हमारे यूएसए की तरफ ही है। फिर सेकंड पे चाइना, यूएई, सऊदी, रशिया, जर्मनी, पर इनको जो हम बेचते हैं उसकी अमाउंट ज्यादा नहीं। जैसे यूएसए को हम 76 बिलियन डॉलर्स का सामान बेचते हैं, चाइना को सिर्फ 21 बिलियन डॉलर्स का, उनसे खरीद लेते हैं 94 बिलियन डॉलर्स का, यूएसए से खरीदते हैं सिर्फ 43 बिलियन डॉलर्स का, यूएई को हम बेचते हैं 28 का, सऊदी 8 बिलियन डॉलर, रशिया 1 बिलियन डॉलर। देखो खरीदते कितना ज्यादा, बेचते कम है, ठीक है, सारी कंट्री। अगर हम किसी को अगर हम किसी कंट्री से बहुत सारा सामान खरीद लें और उसको बेचे कम, तो जब खरीदते हैं तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, और जब हम अपना सामान बेचते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं। तो अगर किसी कंट्री से हम बहुत सारा सामान खरीद लें और उसको बेचे कम तो हमको नुकसान होता है। आप देख लो ऑलमोस्ट इंडिया हर तरह के ट्रेड में लाल में है। लाल मतलब आपको नुकसान हो रहा है, सिर्फ यूएसए के साथ हम फायदे में, क्योंकि यूएसए से हम खरीदते कम है, उनको बेचते ज्यादा। और आपको एक कंट्री मिलेगी यूके से भी ऐसा ही है, यूके को भी हम बेचते ज्यादा खरीदते कम है। बाकी आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेगा कि इंडिया लॉस में चलता है, ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, एक ऐसा इंसान को रेफ्यूजी कहलाया जाएगा जो अपनी कंट्री किसी कारण छोड़ा है, वॉर या कोई बहुत बड़ा क्राइसिस, और अब वो चाहते हैं कि उसको कोई और कंट्री अपने पास रख ले, ठीक है। इन इन रिफ्यूजीज को सपोर्ट करने के लिए एक यूएन ऑफिस भी है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसके हेडक्वार्टर्स का है मैड्रिड स्पेन, लियोन फ्रांस, वियना ऑस्ट्रिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा क्वेश्चन है, कहां पर है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के हेडक्वार्टर्स?
इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में ये हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड के एक शहर जेनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के एक शहर जेनेवा में आपको ये हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड के एक शहर जिसका नाम है जेनेवा। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा। 1950 में इसको बनाया गया था। एक रिफ्यूजी क्या होता है मैंने आई होप आपको समझा दिया। देखो एक होता है माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है वो ना चाहता है कि उसकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो, उसको कोई बेटर जॉब मिले तो वो माइग्रेट करता है, दूसरी जगह चले जाता है। रिफ्यूजी की ना मजबूरी होती है, उसको जाना ही पड़ता है उसकी कंट्री में, जैसे वॉर आ गई या फिर कोई कभी किसी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनको वहां से भागना पड़ता है। ऐसे होते हैं रिफ्यूजीज। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट करी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई कंट्री के द्वारा जिसमें उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, ठीक है, टू यूक्रेनियंस थी कि हम आपके पूरे सपोर्ट में। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये कंट्री फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, यूएस है? किस कंट्री के द्वारा ऐसी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली होस्ट की गई? कोशिश करो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, खुद सोचो कि वो कौन सी कंट्री होगी जिसने इस तरह से सपोर्ट दिखाया यूक्रेनियंस को। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में फ्रांस। तो रिसेंटली फ्रांस के द्वारा एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई, तो फ्रांस टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल इन पेरिस। तो फ्रांस ने अपनी जब से वॉर शुरू हुई है पूरा सपोर्ट दिखाया यूक्रेनियंस के लिए, वेपन्स भेजना, बाकी सप्लाईज देना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रशिया के अगेंस्ट बोलना, सब कुछ यहाँ पे फ्रांस ने जरूर किया। ठीक है, तो कौन सी इंडियन फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया दो अलग अलग कैटेगरीज एट दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है, जो कि होंगे जनवरी 2023 में। तो एक इंडियन फिल्म को दो अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया। अभी जीतेगी हारेगी वो पता नहीं। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में क्या इस इंडियन फिल्म का नाम है? गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर, कंतारा या चेलो शो? ये चेलो शो वही है जो इंडिया ने ऑस्कर्स के लिए, ऑस्कर्स में जो एक नॉमिनेशन भेजी वो ये चेलो शो है, गुजराती फिल्म। ठीक है, तो पूछा रहा है उस फिल्म का नाम पता जो दो अलग अलग नॉमिनेशन जीती है इन दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इंडियन फिल्म। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आरआरआर। ठीक है, ये एक ऐसी मूवी है जो इंडिया में तो काफी फेमस हुई, पर इसको दुनिया में और कंट्रीज में भी काफी पसंद किया गया। तो एस राजामौली डायरेक्टर है। आरआरआर बैग्स 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नॉमिनेशन। ठीक है, तो अभी नॉमिनेशन या अवार्ड जीतेगी नहीं जीतेगी वो हमको यहाँ देखना होगा। वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसके थ्रू जो टबैको स्मोकिंग होती है, जो सिगरेट की स्मोकिंग है, इसको धीरे धीरे वो बस बैन ही करने जा रहे हैं, मतलब एकदम से तो नहीं, पर इवेंचुअली ये जो जो उन्होंने अभी किया इससे क्या होगा, स्मोकिंग कंट्री में बैन होने लग जाएगी। ठीक है, क्या ये इटली ऐसा लॉ लेकर आया? बहुत स्ट्रिक्ट लॉ आ जाएगा इसको। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? वो कौन सी कंट्री है जो धीरे धीरे जो स्मोकर्स हैं या फिर जो स्मोक करने लोग हैं उनके लिए एक ऐसा कानून ला रही है कि धीरे धीरे उनको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि ये चीज़ एक बिल्कुल नोन फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि स्मोकिंग बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा असल में एक बहुत ही अनोखा लॉ, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ न्यूजीलैंड के द्वारा लेकर आया गया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पासेस वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे यहाँ पर जो है स्मोकिंग बैन हो जाएगी न्यूजीलैंड में। एकदम से तो चलो मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। वो कौन सी कंट्री है जिसने इराक को पीछे छोड़ दिया और इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बना नवंबर के महीने में? तो हमने वैसे हम ना मतलब अगर डाटा देखो हम इराक से सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगवाते थे, पर नवंबर 2022 में इराक की जगह कोई और कंट्री थी जिससे हमने सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगवाया। क्या ये रशिया था, कतर था, सऊदी अरेबिया था या लेबनान था? इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में रशिया, क्योंकि रशिया ने हमको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर किया था। रशिया के साथ वैसे भी अभी हमारी जो आपके लो रिलेशन है ठीक चल रहे हैं और रशिया को बायस चाहिए उनके क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंडीशंस ठीक बैठी दोनों कंट्री के लिए। हमने रशिया से काफी सारा क्रूड ऑयल परचेज किया, तो रशिया ने रिप्लेस किया इराक को, बन गया टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज जो हम रशिया से बहुत मंगवा रहे हैं वो है फर्टिलाइजर्स, नहीं तो जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, नहीं तो हम ज्यादातर फर्टिलाइजर्स मंगवाते रहे चाइना से, पर पिछले कुछ मंथ्स में वो भी सबसे ज्यादा हम रशिया से ही मंगवा रहे हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप, या फीफा भी लिख देना चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री के द्वारा या किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 2022 तो हो गया कतर के द्वारा। 2026
क्या यूएस, मैक्सिको, कनाडा इसको होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे, फ्रांस या जर्मनी? कौन सी कंट्री या कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज होस्ट करने जा रही हैं 2026 फीफा वर्ल्ड कप? इसके बारे में जब ये वर्ल्ड कप एंड हुआ था तभी बता दिया गया था। तो सुन, जो अगले साल का वर्ल्ड कप है ये असल में होस्ट किया जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलकर होस्ट करेंगे अगले साल का फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप 23rd फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। और इसको जॉइंटली होस्ट किया जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे 60 मैचेस, ठीक है, और कनाडा और मैक्सिको में होंगे 10-10 मैचेस। इस तरह से ये लोग होस्ट करने जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप को। इंडियन ओरिजिन के लियो वरदारकर ये असल में रिसेंटली बन गए एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडियन सिटीजन है, इनके जो फादर थे वो इंडियन सिटीजन थे और वो यहाँ से एक कंट्री में माइग्रेट कर गए थे। लियो वरदारकर जो है किस कंट्री के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किए गए? नीदरलैंड, मॉरिशियस, आयरलैंड या फिनलैंड? तो इंडियन ओरिजिन के लियो वरदारकर बने हैं, री इलेक्ट हुए, पहले भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के? बहुत ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक, आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है असल में स्टूडेंट्स ये है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन की ये इनकी फोटो है, लियो वरदारकर, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, और सेकंड टर्म के लिए आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं देख लूँ कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में। तो जो इनके फादर थे, ठीक है, उनका नाम था अशोक वरदारकर, उनकी जो मदर है वो तो वहाँ की लोकल ही थी। तो इनके फादर एक माइग्रेंट थे जो इंडिया से चले गए थे आयरलैंड में, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, जहाँ इनका जन्म भी हुआ था, डबलिन आयरलैंड की कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की स्टूडेंट्स इस क्लास में आई होप हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को फोकस में रख के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर पाए। अब स्टूडेंट्स आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ना उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म या एक सोर्स नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ता है, कई बार जो मेन टॉपिक्स है वो रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो या तो आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, या तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग सिंपली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। जब स्टूडेंट्स आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो वहाँ सबसे पहले आप चूज एग्जाम पे जाके क्लिक कर सकते हो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसको यहाँ सेलेक्ट करो। हम चलो ऐसा करते हैं, हम कोई कौन सा एग्जाम लें? हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लिक कर लेते हैं। वैसे आपको जो भी जिस एग्जाम की आप तैयारी करें आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। जब आपने एक एग्जाम चूज कर लिया उसके बाद आपको जाना है वीडियो कोर्सेज में, क्योंकि जो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक पूरा कोर्स बनाता हूँ उसको वीकली मैं वीडियोस में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे करंट की वीडियो, मिसलेनियस की, इकोनॉमिक्स की वीडियो, वीडियोस के साथ उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ, एमसीक्यू, सब कुछ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप एक बार वीडियो कोर्सेज में गए तो वहाँ जाकर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सारे वीडियो कोर्सेज उस पर्टिकुलर एग्जाम जिसको आपने चूज कर उसके दिखने मिल जाएंगे। ये रहा करंट जीके का कोर्स, इस पर आपने स्टूडेंट्स क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करोगे तो जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड किया है सारा कंटेंट आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली देखने को मिल जाएगा। इन सारी क्लासेस को आप देख सकते हो, इनके नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आपको जो टेस्ट है इसके साथ के वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ एक ही कोर्स में। अगर आप स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेज करते हो तो अब से लेके एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक आपको करंट अफेयर्स के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स कोर्स का प्राइस है उसको भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इस प्राइस में आप इस कोर्स को बिल्कुल वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।